हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय 1 करोड़ नौकरी छीन ली। 2019 चुनाव में जनता हिसाब लेगी मोदी जी, तेजस्विनी यादव। 2018 में देश के 1 करोड़ 10 लाख लोगों के हाथ से रोजगार छिन गया। CMIE के ताजा जारी आंकड़ों से इस बात का खुलासा हुआ है। नरेंद्र मोदी 2014 की अपनी चुनावी रैलियों में यह वादा करते दिखाई दिए थे कि उनकी सरकार आएगी तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार मिलना तो क्या ही बात करें, यहाँ तो हर साल लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्विनी यादव ने ट्वीट पर पीएम मोदी को उनका वादा याद दिलवाया है। साथ ही यह सवाल भी किया कि आखिर उन्होंने युवाओं की नौकरी पर बात करना क्यों छोड़ दिया। तेजस्विनी यादव ने लिखा, 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां 2018 में छिन गई और हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां देने का वादा किया गया था। डियर पीएम मोदी जी, अपने रोजगार के बारे में बात करना क्यों छोड़ दिया। 2019 करीब है, अपने 2014 के घोषणा पत्र को उठाकर देखिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। धन्यवाद। CMIE ने जानकारी देते हुए कहा कि दिसंबर 2018 में 39.70 करोड़ लोगों के पास रोजगार बचा है, जबकि यह आंकड़ा दिसंबर 2017 में 40.79 करोड़ था। CMIE के अनुसार सबसे ज्यादा नौकरी ग्रामीण भारत में गई, जिसमें 91 लाख लोग बेरोजगार हुए, जबकि शहरी भारत में 18 लाख लोगों की नौकरी गई। CMIE की ताजा रिपोर्ट से यह बात साफ है कि देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, जबकि पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ नए रोजगार देने का वादा किया था। IAS बी चंद्रकला की संपत्ति दुगना होने पर छापा मारने वाली CBI अमित शाह के बेटे की संपत्ति पर चुप क्यों। अवैध खनन के मामले में IAS बी चंद्रकला के लखनऊ में मौजूद फ्लैट पर CBI ने छापामारी की। CBI ने 12 जगहों पर छापामारी की, जिसमें खुलासा हुआ कि चंद्रकला की संपत्ति में 90% का इजाफा हुआ है। इस पर अब सवाल उठने लगा है कि जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे की संपत्ति 16 गुना ज्यादा का इजाफा होता है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। इस पर सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, चंद्रकला के यहाँ छापा इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी संपत्ति 90% चढ़ गई, लेकिन नोटबंदी के समय एक गुजराती ठग के बेटे की संपत्ति 16,000 गुना बढ़ गई थी। तब CBI ED सब बिल में घुस गए थे। क्यों? गौरतलब है कि CBI छापामारी के दौरान पता चला कि बी चंद्रकला की संपत्ति के बारे में केंद्र सरकार के सामान्य प्रशासन एवं प्रशिक्षण विभाग की शुरुआती जानकारी एक अनुसार चंद्रकला की संपत्ति 2011-12 में सिर्फ 10 लाख रुपए थी, जो कि साल 2013-14 में यह बढ़कर करीब 1 करोड़ रुपए हो गई। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी संपत्ति में महज 1 साल में 90% का इजाफा हुआ। अभी चंद्रकला के नाम पर आंध्र प्रदेश में एक 10 लाख का फ्लैट है। लखनऊ में भी 55 लाख का एक फ्लैट उनकी बेटी के नाम पर है। आंध्र में एक 30 लाख का मकान और भी खरीदा है। वहीं चंद्रकला अपनी संपत्ति 1.5 लाख सालाना होने का दावा करती है। बता दें कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की स्वामित्व वाली कंपनी का सालाना टर्नओवर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और पिता अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद 16,000 गुना बढ़ने की खबर आई थी, जिसका बीजेपी आधिकारिक रूप से सामने आकर जय शाह का बचाव करते हुए आरोपियों को बेबुनियाद और झूठा बताया था। IAS चंद्रकला पर छापा मारने वाली CBI जय शाह की भी जांच करे। 2 साल में नहीं दिया गया है कंपनी का हिसाब। इस वक्त जब केंद्र सरकार की कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय प्राइवेट कंपनियों से उनका लेखा जोखा मांग रही है, उनके वित्तीय लेन देन की जानकारी के बारे में सख्त है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के लाडले बेटे जय शाह को इस मामले में काफी राहत मिली हुई है। जय शाह ने अपने वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड पिछले 2 साल में नहीं दिया है।
इस पर गजब तो यह है कि ना ही सरकार उनसे सख्ती से निपट रही है और ना ही किसी अखबार, मैगजीन, टीवी चैनल में इसके बारे में कोई भी खबर चल रही है। अमित शाह के बेटे पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। उनकी 50,000 की कंपनी पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद 80 करोड़ की हो गई। कैसे हुई, इसका जवाब अभी तक एक रहस्य है। और अब यह बात सामने आई है कि जय शाह ने वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 में अपनी कंपनी के लेन देन का लेखा जोखा उजागर नहीं किया है। अब भला कौन जानता है कि जिस तरह हजारों की कंपनी करोड़ों की हो गई, उसी तरह वित्तीय लेन देन को छुपाने में करोड़ों के टैक्स की चोरी नहीं हुई होगी। कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर सवाल उठाया कि जय शाह अपनी कंपनी के वित्तीय लेन देन का ब्यौरा क्यों नहीं दे रहे हैं। राधिका ने लिखा कि जय शाह की इतनी बेपरवाही के पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, वो यह है कि मानो वो कह रहे हो कि तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है। CMIE रिपोर्ट, 1.1 करोड़ लोगों की नौकरी गई। कांग्रेस बोली इसीलिए आंकड़े छुपा रहे थे मोदी सरकार में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। सेक्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की ताजा रिपोर्ट ने बताया कि रोजगार के मामले में युवाओं के लिए पिछला साल खासा बुरा रहा। साल 2018 में करीब 1.10 करोड़ भारतीयों की नौकरी गई। रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में बेरोजगारी की दर 7.4% थी, जो कि 15 महीने में सबसे अधिक है। रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने मोदी सरकार द्वारा आंकड़े दबाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, इसीलिए श्रम मंत्रालय ने साल 2018 से रिपोर्ट्स देनी बंद कर दी और रोजगार से जुड़ी तिमाही सर्वे देने से मना कर दिया। सभी बेरोजगारों से कहा गया कि सवाल पूछने की जगह पकौड़े बनाओ। गौरतलब है कि साल 2017 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद छोड़ने से एक दिन पहले अरविंद पंगडिया ने नौकरियों के आंकड़ों में सुधार की सिफारिश मोदी सरकार को सौंप दी थी। बता दें कि अब CMIE की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया कि कमजोर समूहों से संबंधित व्यक्तियों को 2018 में नौकरी के नुकसान से ज्यादा प्रभावित होना पड़ा। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि देश में बेरोजगारी की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। राफेल पर बोलना चाह रहे थे अडवाणी, स्पीकर ने रोका। क्या मोदी के खिलाफ बोलने वाले थे? राफेल डील पर जब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण विपक्षी दलों के सवालों का जवाब दे रही थी, इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रक्षा मंत्री के जवाबों पर एक बार फिर से सवाल किया और उन्हें पूछने का मौका भी दिया गया। मगर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद लाल कृष्ण अडवाणी ने जब लोकसभा में बोलने की इजाजत मांगी तो उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई। दरअसल लोकसभा में बहस के दौरान जब संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पीकर सुमित्रा महाजन से कहा कि अडवाणी कुछ बोलना चाहते हैं, मगर स्पीकर ने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी। सुमित्रा महाजन ने अडवाणी से कहा कि वह कुछ नहीं बोले। ध्यान रहे कि सांसद को ऑर्डर में रखने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। स्पीकर को यह अधिकार है कि किस सदस्य को कब बोलने का मौका देना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के मांग थी राफेल डील पर सांसद में चर्चा हो। इससे पहले अरुण जेटली ने सरकार की तरफ से पक्ष रखा। अब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा कि यूपीए चाहती ही नहीं थी कि रक्षा सौदा हो, मगर यूपीए वाली डील होती तो विमान आने में 11 सालों का समय लग जाता। इस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि फ्रांस में पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने मुझे बताया था कि अनिल अंबानी की कंपनी का नाम भारत की तरफ से सुझाया गया था। मेरा सवाल यह है कि HAL को हटाकर अनिल अंबानी की कंपनी को इस डील में कौन लेकर आया? माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।